सीता जी और सामने बैठे हुए उपस्थित सीता का इसमें कई लोग जाने पहचाने दिख रहे हैं। अभी अभी अख्तर आजाद साहब की अफसानों किताब आपके सामने रखी गई है, उस पर बातचीत चल रही है। इस बातचीत में बहुत सारी बातें आई हैं। मैं जिस बात को सबसे पहले करना चाह रहा हूँ वो यह है कि उर्दू की एक किताब का लोकार्पण हिंदी के लेखक से कराया गया है। यह आपके उन जज्बातों का सबूत है जिसकी बहुत मजबूत रवायतें हैं हिंदुस्तान में, हिंदू और उर्दू में। इन रवायतों की बदौलत हिंदू और उर्दू के लेकर अपना सर ऊँचा रखते हैं। मैं इन जज्बातों के लिए इज्जत का इजहार करता हूँ और आपको तहे दिल से शुक्रिया। अभी हम लोग सुन रहे थे हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने जो बातें कही अख्तर आजाद साहब की कहानियों के बारे में, उनसे दरअसल उनकी बातों से हम अख्तर आजाद साहब की कहानियों को समझने की कोशिश कर रहे थे कि उर्दू के लिटरेचर में, उर्दू अफसानों की दुनिया में अख्तर आजाद साहब की कहानियों को कौन सी जगह हासिल है। और जाहिर है हमने उनकी कुछ कहानियाँ पढ़ी हैं, तमाम कहानियाँ नहीं पढ़ी हैं जिनके अनुवाद हासिल हुए हैं या जो हिंदी पत्रिकाओं में, हिंदी रिसालों में छपी हैं, उन्हीं को हम पढ़ पाए हैं। तो यह कहने में खुशी हो रही है अपनी बातों से हमने उनकी कहानियों को और बेहतर तरीके से समझा है। अख्तर आजाद साहब की कहानियों मेरी एक छोटी सी कोशिश होगी कि उर्दू अफसानों की और हिंदी कहानियों की जो रवायत है बहुत शुरू से, उसके संबंध में अख्तर आजाद साहब की कहानियों पर थोड़ी सी बात रखता हूँ। इन रवायतों से आप परिचित हैं। ये रवायतें लगभग प्रेमचंद के ज़माने से शुरू होती हैं और इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मौजूद हैं। उन पर कहानियाँ लिखी जाएं या न लिखी जाएं, क्योंकि ये आयोजन प्रगतिशील लेखक संघ के बैनर में हो रहा है, तो उस रवायत को एक बार याद जरूर किया जाना चाहिए। प्रेमचंद के साहित्य में पहली बात तो यह कि उन्होंने समाज को एक मुकम्मल तौर पर देखा। उनका समाज एक साझेपन पर आधारित समाज है। जब जिंदा रहे होंगे प्रेमचंद, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि देश आज़ाद हो जाएगा और उसके बाद जिस समाज के लिए उन लोगों ने खून पसीना बहाया, उस समाज को अलग अलग खानों में बांट कर देखा जाएगा। ये प्रेमचंद की सोच में कभी नहीं रहा होगा। साझेदारी उनकी आत्मा में शामिल था। उनके लेखन की आत्मा एक साझे समाज, साझे कल्चर, साझी सभ्यता और साझी राजनीति के आधार पर बनती थी। दूसरी रवायत, दूसरा मूल्य उनके लेखन में मौजूद था, वह यह था कि समाज को अगर बांट कर देखा ही जाना हो तो समाज को इस तरह देखा जाए, समाज में जो अमीरों का तबका है, जो 2-4-5% से ज़्यादा नहीं होंगे, जिनके पास दुनिया की सारी चीज़ें जाकर जमा हो गई हैं, और 90-95% वे लोग जिनके पास मुश्किल से जिंदगी जीने का या जिंदगी को खींचने के साधन मौजूद हैं। प्रेमचंद ने कहा कि समाज को सिर्फ इन्हीं बंटवारा अगर करना हो समाज का, तो समाज को इसी दो नजरिए से देखा जा सकता है। समाज को समझने का कोई भी तीसरा नजरिया नहीं हो सकता है। आप गौर करेंगे, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट की जब स्थापना हुई, उसके जनरल सेक्रेटरी सजाद जहीर साहब थे और प्रेसिडेंट प्रेमचंद साहब थे। उस समय से लेकर अब तक उर्दू अफसानों की और हिंदी कहानियों की जो रवायत है, उसका लैंग्वेज, उसकी टेक्निक, उसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाए और कहानी क्या कहती है इसको दरकिनार रखा जाए या बहुत छोटी सी अहमियत दी जाए। इसका एक लंबा, आप देखेंगे हर दौर में एक टकराव मौजूद है। प्रेमचंद के बाद भी तरक्की पसंद अफसानों का दौर था और हिंदी की यशपाल वगैरह के बाद में विश्व साहनी, अमरकांत, भैरव प्रसाद, बहुत सारे नाम हैं। आप देखिएगा ये सभी वे लोग हैं जिनके अफसानों में और जिनकी कहानियों में सोशल कंटेंट मौजूद है। बहुत
मजबूत तरीके से सोशल कंटेंट मौजूद है। और तरक्की पसंद अफसानों में हिंदी की कहानियों से ज़्यादा फॉर्म की अहमियत है। उसकी भाषा, तरक्की पसंद अफसानों की भाषा देखिए, उसमें अपनाई गई टेक्निक देखिए। हम लोग हिंदी में बहुत ज़्यादा कहानियाँ लिखी गई, लेकिन यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हम हिंदी के जो लोग रहे हैं, बहुत सीनियर राइटर्स जो पहले, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी हैं, उन लोगों के दिल में एक ईर्ष्या जैसी चीज होती थी, मिलान करने जैसी चीज होती थी कि हम भी तरक्की पसंद अफसानों की तरह अफसाना लिख पाते। तो ये एक टकराव रहा है। इसके बहुत सारे दौर आए हैं, हिंदी में भी और उर्दू में भी। उर्दू में असलम जमशेदपुरी साहब जी कर रहे थे जदीदियत के दौर का, ये एक लंबा दौर रहा। तरक्की पसंद अफसानों के बाद जदीद कहानियों का, जदीद अफसानों का दौर आया। हिंदी और उर्दू में बहुत बड़ा फर्क रहा है पेंशन से लेकर आज तक। हिंदी में सोशल कंटेंट की कहानियाँ और जदीदियत की कहानियाँ, फॉर्म और लैंग्वेज जिसमें प्रमुख की कहानियाँ, इनके बीच हमेशा टकराव रहा, लेकिन हमेशा छाई रही, डोमिनेट रहा और सबसे प्रमुख रहा सोशल कंटेंट की कहानियों का दबदबा रहा हिंदी में हमेशा उन्हीं कहानियों का दबदबा रहा जिसमें सोशल कंटेंट मजबूत रहा। लैंग्वेज, टेक्निक और फॉर्म अलग से विचार वह है तो और भी अच्छी बात है। उर्दू अफसाने में एक दौर आया जदीदियत का, तरक्की पसंद अफसानों के तुरंत बाद। जिस दौर में लैंग्वेज, टेक्निक और फॉर्म, सिंबल्स, ये तमाम चीजें बहुत प्रमुख हुई और कंटेंट कहानियों में जो बात कही जाती है अंतर वस्तु, उसको वह थोड़ा सा हाशिए पर गई बात वो मौजूद रही, क्योंकि कंटेंट नहीं होगा तो कहानी होगी ही नहीं। सिर्फ फॉर्म और टेक्निक से कहानी बन नहीं सकती है, उसके लिए कंटेंट की जरूरत रहेगी। सवाल हमेशा ये रहता है कि कौन ज्यादा प्रमुख है। कहानी का कंटेंट, सोशल कंटेंट प्रमुख है और फॉर्म और टेक्निक उसके सपोर्ट के लिए कहानी में मौजूद है, या कि वही सब कुछ होकर के कहानी में मौजूद है। उर्दू अफसानों और हिंदी कहानियों में एक फर्क रहा है। अभी जैसा कि मैंने अर्ज किया, हिंदी कहानी में फॉर्म का सवाल, जदीदियत का सवाल कभी भी सोशल कंटेंट से बड़ा सवाल नहीं बन पाया। जो लोग चाह रहे थे कि ऐसा हो, वे संघर्ष करते रहे, उसकी कोशिशें करते रहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया। उर्दू में अब हुआ। जदीदियत के दौर में कंटेंट हाशिए पर थोड़ा सा गया और उनका सवाल, लैंग्वेज का सवाल, उनकी टेक्निक का सवाल उर्दू कहानियों का प्रमुख सवाल बना। मैं अख्तर आजाद साहब की कहानियों, मैंने जो कहानियाँ पढ़ी हैं और अभी जैसा कि मैं बातें सुन रहा था, एक बहुत खुशगवार बात सी लग रही है कि वो उनके लेखन में ये दोनों धाराएं मौजूद हैं। ये बहुत जबरदस्त पूरी है कि कंटेंट का पक्ष उनकी कहानियों में जितना मजबूत है, फॉर्म का पक्ष भी उतना ही ज्यादा मजबूत है। लैंग्वेज, भाषा तो अख्तर आजाद साहब की ऐसी भाषा है कि हिंदी में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। वो बहुत गजब की भाषा है। और टेक्निक की कुछ कहानियों में उन्होंने ऐसे इस्तेमाल किया जिसका जिक्र मैं संक्षेप में विवरण करूँगा। तो कुछ ऐसी टेक्निक से इस्तेमाल की हैं जो उनकी अपनी कल्पनाशीलता, उनके इमेजिनेटिव फ्लाइट का मिसालें हैं। वो उनकी अपनी उपज है, ये कहीं से लिया नहीं जा सकता है। आप तो कोई चीज़ जब याद करते हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि आप कहीं से उधार में इधर से उधर से, तो आपकी अपनी चीज़ होती है, आप अपने भीतर से निकालते हैं। अख्तर आजाद साहब ने टेक्निक के सवाल पर ऐसे कई कमालों की कहानियों को दिखाए हैं। कुछ कहानियाँ उनकी बहुत सामने हैं। मैं ये बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो उर्दू अफसानों की जो रवायत है और हिंदी कहानियों की जो परंपरा है, अख्तर आजाद साहब की कहानियाँ किस जमीन पर खड़ी हैं। उनकी एक कहानी है, एक बूढ़े बाप की आखिरी दुआ। एक बूढ़े बाप की आखिरी दुआ। इस कहानी पर आप गौर कीजिएगा बारीकी से। यह कहानी मंटू साहब की कहानी तो बाटेक सिंह के सामने जाकर खड़ी हो जाती है।
दोनों कहानियों की सेंसिबिलिटी जो एक है, मट्टो साहब की कहानी तोबा टेक सिंह में जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इसका निषेध किया जाता है। तोबा टेक सिंह एक सरदार है जो उस बंटवारे के सदमे से पागल हो गया है, और पागलों का बंटवारा हो रहा है कि जो हिंदुस्तान के लोग पागल हो गए हैं पाकिस्तान में, उनको हिंदुस्तान भेज दिया जाए, और मुसलमान के जो लोग पाकिस्तान के जो लोग पागल हो गए हिंदुस्तान में, उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। वह कहता है कि मैं हिंदुस्तान जाऊंगा, मैं पाकिस्तान जाऊंगा, मैं तोबा टेक सिंह जाऊंगा। सारे अफसरान घबराते हैं, तोबा टेक सिंह कहाँ है, पता लगाया जाता है, दुनिया के नक्शे पर कहीं नहीं है तोबा टेक सिंह। ये आदमी कहाँ जाने को कह रहा है, किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि तोबा टेक सिंह है कहाँ। सुना जाता है तोबा टेक सिंह नहीं है, लेकिन उसको जबरदस्ती, क्योंकि ऐसा दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उसको जबरदस्ती लाया जाता है, और सरहद के बाहर जब लाया जाता है, पाकिस्तान से जब बाहर किया जाता है और उसको हिंदुस्तान की तरफ आना है, तो नो मैंस लैंड पर वो गिर जाता है। और वह कहता है कि तोबा टेक सिंह जीतेगा, तोबा टेक सिंह यही है, यही तोबा टेक सिंह है, वह जमीन जो न पाकिस्तान की है न हिंदुस्तान की जमीन है, उसी को कहता है वो तोबा टेक सिंह है। तोबा टेक सिंह एक पागल आदमी है, लेकिन उसकी सेंसिबिलिटी में आप गौर कीजिए, ऐसा कह के वो बंटवारे को वो डिनाई करता है, बंटवारे को इनकार करता है, वो बंटवारा मानने को तैयार नहीं है। वह नहीं मानता है कि दुनिया में हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसी कोई चीज हो सकती है। वह मानता है कैसी जगह होनी चाहिए जिसको न हिंदुस्तान कहा जाए न जिसको पाकिस्तान कहा जाए, और उसको वह जगह नो मैंस लैंड ऐसी जगह लगती है, वहाँ गिरता है और फिर सभी जानते हैं वो दोबारा उठ नहीं पाता है, उसकी मौत हो जाती है। आप गौर कीजिए इस कहानी को, एक बूढ़े की याद की दुआ में, बूढ़ा और बाप अलग अलग हो गए सरहदों के चलते। वो जिस जगह का नाम आ रहा है, वो कश्मीर हो या ऐसी जगह होगी, लेकिन सरहदें बटी हुई हैं, सरहदों के एक पार बेटा, सरहदों के दूसरी पार बाप। बाप छटपटा रहा है कि किसी तरह बेटे से मिले, और बेटा भी उधर छटपटा रहा है किसी तरह बाप से मिले, लेकिन सरहदें बटी हुई हैं, और जो सरहदें राजनीति के तहत खड़ा की जाती हैं, उन दोनों के बीच में दीवार बनी हुई है, और जलजला आता है, सरहदें टूट जाती हैं, और बाप बेटे का मिलन आता है, जुटा है, पूरा दुआ करता है कि भगवान करे दुनिया में ऐसा जलजला आता है और ये सरहदें टूटती रहे। आप गौर कीजिए दोनों कहानियों की सेंसिबिलिटी। यहाँ जो बंटवारे की नीयत होती है समाज को बांट कर देखने की, कभी राजनीति से, कभी धर्म और मजहब से, कभी कल्चर से, ये दोनों कहानियाँ इसका निषेध करती हैं, इसको डिनाई करती हैं। यह एक बहुत बड़ा लेखक ही ऐसा करता है। आप दूसरी कहानी पर भी नजर डालिए, उनकी कहानी घर है। एक कहानी घर जो बंटवारे पर ही आधारित है, जो बंटवारे के बहुत साल बाद एक मुस्लिम सज्जन चले गए हैं पाकिस्तान, उनको इच्छा है कि मैं अपना घर देखूं तो हिंदुस्तान में छोड़कर आया। वो आते हैं अपना घर ढूंढने, बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से खोजबीन करते हैं, और अंत में अपना घर ढूंढ लेते हैं, और देखते हैं कि उस घर में एक सिख परिवार रह रहा है। जो सिख परिवार है वो सोचते हैं कि ये पाकिस्तान से अपना घर वापस लेने के लिए चले आए हैं, लेकिन वो पहले ही कहते हैं मैं अपना घर वापस लेने नहीं आया हूँ, ये घर आपका हुआ, मैं तो अपनी सिर्फ जमीन देखने आया हूँ। मैं वहाँ तड़प रहा था, एक परीक्षा हो रही थी कि जरा अपना घर देखूँ, मैं उसके लिए अपना घर देखने चला आया हूँ। और जो सिख सज्जन है जिनके कब्जे में घर है, उनका लड़का घबरा रहा है कहीं ऐसा ना कि मेरे पिता जी घर दे दें पाकिस्तान से आए हुए जो सज्जन हैं उनको। और वो जो मुस्लिम सज्जन आए हैं पाकिस्तान से, उनका लड़का सोचता है कि जब वो दे रहे हैं घर तो मेरे अब्बा ले तो नहीं गए। आप यहाँ गौर कीजिएगा युगों का फर्क, जो समय गुजरा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद, उस समय में क्या क्या तब्दीलियां आई हैं, सोचावों में कितना फर्क आ गया, इस पर गौर कीजिए। जब देश बटा था तो दोनों तरफ से बहुत अच्छे इंसान थे, बंटवारा हुआ तो इधर गया तो इधर आए, ये गलत बातें हैं, लेकिन उस समय के लोगों की जो तस्वीर साहित्य में मिलती है वो बहुत अच्छे लोगों की तस्वीर है। और एक समय गुजरा है, दूसरी पीढ़ी आ गई है, अब उसकी सोच को देखिए तो यहाँ ये कैसे हुआ, इसको समझने की जरूरत है।
अख्तर आजाद साहब ने उसकी ओर इशारा बहुत साफ तौर पर नहीं किया है, लेकिन पाठक का भी ये कर्तव्य होता है कि लेखक जो कह रहा हो उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन भी होता है, उसका विस्तार भी करना होता है पाठक को। लेखक ने नहीं कहा हो लेकिन पाठक की जिम्मेवारी है कि उसको समझे। ये फर्क आया है पीढ़ियों में समय के चलते। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बटे हुए तो बहुत साल हो गए। इस बीच हुआ क्या है, इस बीच दोनों देश की राजनीति रही है। हिंदुस्तान की सरकार की अपनी राजनीति, पाकिस्तान में तो फौजी रहे हैं ज़्यादातर हुक्मरान, उनकी अपनी राजनीति। इन दोनों को इससे कोई लेना देना मतलब नहीं है कि दोनों देशों को लोगों का दिल मिलता भी कहीं है, कहीं जज्बात दोनों के मिलते भी हैं, इसको इन सरकारों से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने स्थितियों को सुलझाने की बजाय स्थितियों को और कॉम्प्लिकेट किया, स्थितियों को और गहरा किया, जटिल बनाया। नतीजा ये हुआ, और यही नहीं हुआ, दोनों देश की सरकारों की बात नहीं है, इसके इंटरनेशनल डायमेंशन में इसमें अमेरिका आया। पहले पाकिस्तान की ओर से पीछे पहुंचे रहा अमेरिका, और जब ओसामा बिन लादेन मारे गए तब उसको पाकिस्तान से नफरत सी हो गई, वो पाकिस्तान की ओर, हिंदुस्तान की ओर मुंह करके खड़ा होना चाहता है। हालांकि हिंदुस्तान की सरकार बहुत चालाक सरकार जो होती है, वो अमेरिका से मदद लेना है तो ले सकती है, लेकिन वो इस पूरे खेल को समझ रही है कि ये पाकिस्तान के प्रति इतना दिनों तक प्रेम रखे हुए आदमियों के खिलाफ हो गए, ये हिंदुस्तान की सरकार पता नहीं क्या करेगी, हम कह नहीं सकते हैं तो। लेकिन हम लोग का अंदाजा है कि ऐसे लोग जरूर हैं हुए, ये इस घेरे में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका किसी का नहीं होता है। अमेरिका एक साम्राज्यवादी देश है, और जो साम्राज्यवाद में यकीन करता है उपनिवेशवाद में, वो किसी का नहीं होता है। उसको अपने हितों से मतलब होता है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए सब कुछ करता है। उसको क्या मतलब हिंदुस्तान से, और क्या मतलब पाकिस्तान से, और क्या मतलब इराक से, और क्या मतलब कहीं से। साम्राज्यवादी देश पूरी तरह से अपने हितों को सोचता है। ये टिप्पणी नहीं दी जा सकती है, नहीं देना चाहिए, लेकिन सही है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, जिसमें फौजी ज़्यादा रहे, इन लोगों ने अमेरिका को उतना ज़्यादा प्रत्यय दिया, उनके अपने हित रहे होंगे, मजबूरियाँ रही होंगी, लेकिन वो सब काम नहीं आया, वो सब बेकार गया। अख्तर आजाद साहब की और भी कई बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। एक कहानी अभी उनकी, मैं टेक्निक की बात कर रहा था, अख्तर आजाद साहब की टेक्निक का इस्तेमाल उनकी दो कहानियों में गौर कीजिएगा। एक कहानी है जिसका जिक्र भी हमारे साथियों ने किया है, रिश्ते की नई स्कीम, और दूसरी कहानी हिंदी में तो जिसका नाम कथा के पहले की कथा है, उर्दू में तो दूसरा नाम हो गया है। आप इसमें जो टेक्निक अपनाई गई है, देखिए हिंदी में भी वो टेक्निक अपनाई जाती है, लेकिन कथा के पहले की कथा में उस टेक्निक का बहुत ही बेहतर इस्तेमाल हुआ है। तो कहानी बंगाल की, पश्चिम बंगाल की है। कैसे वहाँ की सरकार चूक करती है सिंगूर और नंदीग्राम में, और जन समर्थन गंवा देती है, और जन समर्थन ही में गंवा जाती है, राजनीतिक सत्ता गंवा देती है। अभी चुनाव के परिणाम आए हैं, सब लोगों ने देखा है। और इसमें हार की वजह सिर्फ सिंगूर और नंदीग्राम है, कोई दूसरी वजह नहीं है। अन्यथा कम्युनिस्ट सरकार, पाकिस्तान वेस्ट बंगाल की सरकार ने उतने ज़्यादा काम तो जरूर किए हैं जो दूसरे पार्टियों की सरकारों ने नहीं की है, फिर भी हो गए। तो सिंगूर और नंदीग्राम की गलतियों का, चूकों का बहुत बड़ा खामियाजा भुगता है पश्चिम बंगाल सरकार ने। यह कहानी वही कहती है कि सिंगूर और नंदीग्राम से होती हुई आती है विपक्ष तक, कि विपक्ष कैसे राजनीति कर रही है, और वहाँ के जज्बात, वहाँ के लोगों को जज्बातों को अपने पक्ष में करती है। और जब सरकार उसकी बन जाती है, जो कि सचमुच बन चुकी है, जब उसकी सरकार बनती है तो करती क्या है, जो ये घोषित किया जाता है कि ये जमीन अब दिया कैसे जाएगा, ये जमीन को खेती के लायक रही नहीं, और इस खेती के लिए, इस जमीन के लिए मुआवजा दिया गया है। तो मुआवजा की वसूली होगी तब तो जमीन देने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो कानूनी अड़चनें जिसको विपक्ष ने कभी, जो अब सत्ता में जो पार्टी है वो कभी इसको नहीं बताती है, ये जमीन अब कैसे दी जाएगी। जमीन एक तो खेती के लायक नहीं रही, वहाँ सब केमिकल्स गिरा, और वहाँ पर कारखाना बनाने के लिए इतनी प्रक्रियाएं चली हैं कि उसमें खेती नहीं हो सकती है, या खेती होगी तो बहुत सारी कोशिशें होगी, वो इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ खड़ा हो गया है, उसको खड़ा पकाड़ा जाएगा,
फिर उस जमीन को जोतने की कोई नई प्रक्रिया निकाली जाएगी, तब वो खेती के लायक होगी कि नहीं होगी पहले तो संदेह है, और होगी भी तो एक बहुत लंबे चौड़ी कार्रवाई के बाद होगी। दूसरी अड़चन आएगी कि सरकार ने मुआवजा दिया था उस जमीनों के लिए, मुआवजा कौन ले गया अभी तक यह स्पष्ट नहीं है। जो जमीन को जोत रहे थे उनको मुआवजा मिला कि जमीन जिनकी थी और दूसरी जगहों पर रखते हैं उनको मुआवजा मिला। अब कानून में यह अड़चन है कि मुआवजा जब वापस होगा तब जमीन दिया जाएगा, मुआवजा किससे वसूल होगा तो किससे वसूल होगा। इसीलिए देखिए कहानी बहुत बारीक तरीके से सच्चाइयों में ले जाती है। हम लोग अक्सर होता यह है कि पॉलिटिकल पार्टी हवा में बहुत सारी बातें उछालती हैं, और चूंकि हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते होते हैं तो हवा में उसको पकड़ते हैं बातों को और सतह पर चलते हैं। सही बात यह है कि सिंगूर और नंदीग्राम की जमीन को, जिनकी जमीन है उसको वापस देना एक बहुत बड़ी मुश्किल का काम है। ये शायद नहीं दिया जा सके, और अगर दिया जाएगा तो बंजर जमीन दिया जाएगा। तो ये कहानी इस सच्चाई का पर्दाफाश करती है, और जो सरकार आती है विपक्ष की, वह मल्टीनेशनल को दे देती है जमीन और उसके बदले में पैसे ले लेती है, और किसान जो है, जनता जो है जहाँ की तहाँ खड़ी है। इस कहानी में जो टेक्निक अपनाई है अख्तर आजाद साहब ने, पहले प्लॉट बताया, फिर कहानी का विषय बताया, फिर पात्रों को बताया, फिर डायलॉग दिए, टुकड़े टुकड़े में कहानी लिखी गई है। मेरा अपना मान है कहानियों को समझने का कि अगर ये इस टेक्निक में कहानी नहीं लिखी जाती तो ये लिखी ही नहीं जा सकती थी, या लिखी जाती तो बिल्कुल सपाट हो जाती, पढ़ी नहीं जा सकती थी। यह टेक्निक है जो इस कहानी को पढ़वाती है। यह कहानी पठनीय बनी है तो इसी टेक्निक की वजह से बनी है। ये टेक्निक अगर लेखक ने इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया होता तो यह कहानी पढ़ने लायक नहीं रहती, एक रिपोर्ट से ज़्यादा यह कुछ नहीं होती। लेकिन यह टेक्निक उस कहानी को बचा लेती है। लेकिन यही टेक्निक उनकी दूसरी कहानी रिश्तों की स्कीम में, नई स्कीम में काम नहीं आती है। वहाँ यही टेक्निक अपनाई गई है। मैं न्याय देना चाह रहा हूँ, यही टेक्निक उनकी कहानी रिश्तों की नई स्कीम में काम नहीं आ पाती है। अब पूछिए क्यों ऐसा हुआ? टेक्निक तो एक ही है दोनों जगह, दोनों कहानियों में। एक जगह कहानी बहुत असर करती है और बहुत वजन रखती है, दूसरी जगह कहानी असर ही नहीं करती है। इसकी वजह यही है। तो ये अभी हम कह रहे थे, रवायतों में क्लैश होता है, टकराव होता है। उनकी कहानी कथा के पहले की कथा में एक बहुत जबरदस्त उछल कंटेंट है। उसकी अपनी ताकत है जो कहानी में ताकत देती है, जबकि रिश्तों की नई स्कीम में ऐसी कोई सोशल कंटेंट है नहीं। एक परिवार की कहानी है, वो बहुत ड्रामाई अंदाज में वो कहानी चलती है। इसलिए कहानी में जो ताकत आनी चाहिए थी उसका कंटेंट वह ताकत कहानी को नहीं दे पाता है। इसके बावजूद कि दोनों कहानियों में अख्तर आजाद साहब ने एक ही टेक्निक का इस्तेमाल किया है। सारे साथी हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं अख्तर आजाद साहब की कहानी और भी बातें रहती हैं, और ये बातें रहती हैं। मैं अख्तर आजाद साहब को बहुत तहे दिल से अपनी हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, और ये इच्छा व्यक्त करता हूँ, अपनी कामना देता हूँ कि उनकी कलम जैसे अब तक चली है, इससे भी ज़्यादा मजबूत होकर चले, और हम हिंदी वालों के साथ मिलकर कुछ स्वप्न पाल सकें, कुछ बातें एक दूसरे से जान सकें। अख्तर आजाद साहब ऐसी जमीन तैयार करें। धन्यवाद।